हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस हाई यील्ड रिवीजन सेशन में हम बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस का गहराई से रिव्यू करने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक को हम एक बेंच टू बेड साइड जर्नी की तरह देखेंगे, यानी लैब की बेंच से लेकर सीधे पेशेंट के बेड तक। एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये एक गेम चेंजर टॉपिक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 5 की एरियाज पर फोकस करेंगे: बायोटेक बेसिक्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल थेरेप्यूटिक्स, एग्रीकल्चरल बायोटेक और फाइनली ट्रांसजेनिक्स एंड एथिक्स। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, बायोटेक बेसिक्स और लैब ट्रबल शूटिंग। देखिए, किसी भी बायोटेक प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें 3 मेन पिलर्स की जरूरत होती है। पहला, एक बेस्ट कैटलिस्ट ढूंढना, जैसे कोई माइक्रोब या एंजाइम। दूसरा, बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करके उस कैटलिस्ट के लिए बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशंस तैयार करना ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करे। और तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब फाइनली अपने प्रोडक्ट को मार्केट के लिए प्योरीफाई और रेडी करना। अब यहाँ एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप है जिसमें अक्सर गलतियां हो जाती है। ध्यान रखिए, जीन आइसोलेशन प्रोसेस में टोटल डीएनए का आइसोलेशन हमेशा, जी हाँ हमेशा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग से पहले आना चाहिए। पहले आप चिल्ड इथेनॉल और एंजाइम्स यूज करके पूरा डीएनए बाहर निकालेंगे, है ना? उसके बाद ही तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे छोटे फ्रैगमेंट्स में काटेगा। फिर अपना डिजायर्ड जीन ढूंढकर उसे पीसीआर से एम्पलीफाई करेंगे और लास्ट में होस्ट में डाल देंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक फायर रिकॉल हो जाए। लैब में फेलियर से बचने के लिए जीन आइसोलेशन सीक्वेंस का सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप क्या है? बिल्कुल सही, टोटल डीएनए आइसोलेशन। अगर पहली स्टेप ही गलत हो गई तो आगे का पूरा प्रोसेस कोलैप्स हो जाएगा। अब लैब से निकलकर क्लिनिक की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स इन क्लिनिक्स। यहाँ एक बहुत ही स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखने को मिलता है। जो हमारे कन्वेंशनल या पुराने डायग्नोस्टिक तरीके हैं, उनमें बीमारी तब पकड़ में आती है जब पैथोजन का लोड बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और पेशेंट में लक्षण साफ दिखने लगते हैं। लेकिन पीसीआर और एलाइजा जैसे मॉडर्न मॉलिक्यूलर टूल्स एक अलग ही लेवल पर काम करते हैं। ये सिम्टम्स आने से बहुत पहले ही इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर लेते हैं। सोचिए, एड्स पेशेंट्स में एचआईवी या कैंसर सस्पेक्ट्स में जीन म्यूटेशन का पता लगाना इन अर्ली डिटेक्शन टूल्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अब एक क्लिनिकल चैलेंज लेते हैं। एलाइजा टेस्ट आखिर किस फंडामेंटल बायोलॉजिकल इंटरैक्शन पर काम करता है? इसे याद रखना बहुत जरूरी है। एलाइजा पूरी तरह से एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर बेस्ड है। पेशेंट के ब्लड में अगर पैथोजन का एंटीजन है तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी उससे रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करेगी। ये एक बहुत ही एसेंशियल क्लिनिकल पैटर्न है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, मेडिकल थेरेप्यूटिक्स एंड जीन थेरेपी। जरा 1990 के इस ऐतिहासिक क्लिनिकल केस को इमेजिन कीजिए। एक 4 साल की बच्ची जो SCID यानी सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी से जूझ रही थी। उसे ADA एंजाइम की कमी थी। इस हिस्टोरिक इंटरवेंशन में उस बच्ची के लिम्फोसाइट्स में बाहर से फंक्शनल ADA जीन्स डाले गए थे। इस क्लिनिकल विग्नेट को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इसी केस ने मॉडर्न जीन थेरेपी की नींव रखी थी। डायबिटीज के ट्रीटमेंट का इवोल्यूशन भी कम दिलचस्प नहीं है। पहले हम जानवरों से इंसुलिन निकालते थे, जिससे पेशेंट्स को भारी एलर्जीज होती थी। आपको पता होगा, नेचुरल इंसुलिन में प्रो इंसुलिन के फॉर्म में A, B और C चेन्स होती हैं, और मैच्योर होने के लिए उस C चेन का हटना जरूरी है। फिर 1983 में गेम चेंजर मोमेंट आया। एली लिली कंपनी ने इस ट्रिकी C चेन वाले स्टेप को ही बाईपास कर दिया। उन्होंने A और B चेन के जीन्स को ई कोलाई में अलग अलग डाला और फिर लैब में उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर एक परफेक्टली फंक्शनल मैच्योर इंसुलिन बना लिया। यहाँ एक और क्लिनिकल ट्रैप है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। क्या लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन वाली ये जीन थेरेपी ADA डिफिशिएंसी का कोई परमानेंट क्योर है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल या अमर तो होते नहीं हैं। जब तक ये थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी बिल्कुल शुरुआती भ्रूण अवस्था में न दी जाए, पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन लेने ही पड़ते हैं। ये वार्ड्स और एग्जाम्स दोनों जगह याद रखने वाली एक वाइटल डिटेल है। इंसानी शरीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। सेक्शन 4, एग्रीकल्चरल बायोटेक एंड जीन साइलेंसिंग। एग्जाम्स के लिए ये निमोनिक आपके बहुत काम आने वाला है। BT टॉक्सिन बनाने वाले क्राई जीन्स इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। इन्हें याद कैसे रखें?
बहुत सिंपल है। कॉर्न बोरर के लिए 1 AC। याद रखिए, इमेजिन कीजिए, एक रूम, एक AC। और कॉटन बॉलवर्म के लिए 1 AC के साथ 2 AB, यानी एक AC और 2 अमिताभ या अभिषेक बच्चन। इस फन ट्रिक के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा क्रायोजीन किस पेस्ट को मारता है। अब बात करते हैं जीन साइलेंसिंग यानी RNA इंटरफियरेंस की। ये मैकेनिज्म सच में जीनियस है। तंबाकू के पौधे की जड़ों को एक निमेटोड बहुत नुकसान पहुंचाता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लांट के अंदर ही एक ऐसा जीन डाल दिया जो डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाता है। ये RNA जाकर उस निमेटोड के स्पेसिफिक मैसेंजर RNA से बाइंड हो जाता है और इसे पूरी तरह साइलेंस कर देता है। प्रोटीन नहीं बनेगा तो निमेटोड की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी और वो मारा जाएगा। मतलब प्लांट ने अपनी ही सेल्यूलर डिफेंस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर लिया। यहाँ एक और क्लासिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ ट्रैप छुपा है। एग्रीकल्चरल बायोटेक में क्या पौधे को खुद जहरीला बनाया जाता है या हम सीधा कीड़ों के जीन्स मॉडिफाई कर रहे हैं? हमेशा याद रखिए, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारा होस्ट प्लांट बनता है, कीड़ा नहीं। कीड़ा तो बस उस मॉडिफाइड प्लांट को खाता है और मारा जाता है। इस सिंपल से लॉजिक में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम अपने फाइनल सेगमेंट पर हैं। सेक्शन 5, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड बायोएथिक्स। 1997 में बनी रोजी नाम की इस पहली ट्रांसजेनिक गाय का न्यूट्रिशनल अचीवमेंट देखिए। ये वाकई कमाल है। इसके दूध को इस तरह जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था कि वो इंसानी माँ के दूध के करीब आ सके। एक नॉर्मल गाय के दूध के मुकाबले रोजी के दूध में ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन था, वो भी 2.4 ग्राम पर लीटर। ये इंसानी बच्चों के लिए कहीं ज्यादा सुपीरियर और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। आपको पता है, ट्रांसजेनिक जानवरों में 95% से ज्यादा तो चूहे ही होते हैं, जिनका यूज इंसानी बीमारियों की स्टडी में होता है। इन बीमारियों को याद रखने के लिए 2 कार निमोनिक को दिमाग में फिक्स कर लीजिए। C से कैंसर, दूसरे C से सिस्टिक फाइब्रोसिस, A से अल्जाइमर्स और R से रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और हाँ, एक बोनस पॉइंट, एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में काम आने वाले अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का बायोलॉजिकल प्रोडक्शन भी इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू पॉसिबल हुआ है। इस रिवीजन गाइड को रैप अप करते हुए एक बहुत बड़े एथिकल डायलेमा पर बात करना जरूरी है। भारत में GEAC इन सारी रिसर्च को रेगुलेट करती है, लेकिन बायोपायरेसी एक बहुत रियल खतरा है। याद है जब एक विदेशी कंपनी ने हमारे ट्रेडिशनल बासमती चावल पर ही पेटेंट ले लिया था? इसी तरह की चोरियों को रोकने के लिए इंडियन पेटेंट बिल में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ऐसे ही और हाई यील्ड क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए बायो में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जरूर चेक करें और नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल, फ्यूचर डॉक्टर्स के रूप में क्या हम इंसानी साइदों के लिए जानवरों के DNA के साथ खेलने की इस एथिकल कीमत की चुकाने के लिए सच में तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।